हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है हमारे देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशंस में तो मैंने आपको 4 चैप्टर ऑलरेडी करवा दी हैं और ग्रामर हमारी कंटिन्यू है। उसमें आपका हिंदी पोर्शन भी है स्टूडेंट्स, और हिंदी पोर्शन में भी आपके चैप्टर्स हैं और जिसमें से कि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन आते हैं। हिंदी पोर्शन आपका 10 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन होंगे उसमें, एक में 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से एक करना है और फिर 2 में से एक करना है। हिंदी कम्युनिकेशन केवल 10 मार्क्स का आता है आप लोगों में पीसी सब्जेक्ट में, और उसमें क्या होता है कि या एक तो क्वेश्चन आएगा, यानी कि जितने भी आपके ये चैप्टर है हिंदी कम्युनिकेशन के जो भी चैप्टर हैं उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको करने होंगे एक। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें लेटर होगा हिंदी का, उसमें हिंदी का लेटर होगा और उस लेटर में आप जो है एक लेटर राइट करेंगे। तो केवल टोटल 10 मार्क्स का आपका जो है हिंदी कम्युनिकेशंस का आएगा। तो आज मैं आपको, क्योंकि चैप्टर हमें करने हैं हिंदी के भी, तो आज मैं हिंदी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रही हूँ और जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका स्वरोजगार। तो आप देखिए, क्योंकि स्वरोजगार आप देखेंगे हिंदी कम्युनिकेशन में केवल क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं आपको मार्क करवा रही हूँ और उन क्वेश्चंस को समझा रही हूँ। विद आंसर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप जो है बस जो क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवाऊंगी आप उसको राइट नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में उन क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिएगा। हम इसमें से ये भी बता देते हैं कि आपका इस एग्ज़ाम में इस साल कौन सा जो है हिंदी में से कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप जो है अब करिए, अब देखिए स्वरोजगार, यानी कि स्वरोजगार देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस रोजगार, यानी कि स्व मीन्स अपना और रोजगार माने व्यवसाय, यानी कि जो अपना व्यवसाय होता है, जो अपना बिजनेस होता है, हम अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं, उसको बोलते हैं स्वरोजगार। तो वो होता है अपना रोजगार। अब स्वरोजगार से क्या अभिप्राय है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए कि स्व का अर्थ है अपना, रोजगार का अर्थ है व्यवसाय, अर्थात अपना व्यवसाय जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाता है और देश के लिए सहायक होता है। भारत सरकार शिक्षित पुरुषों को स्वरोजगार अपनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहन योगदान भुगतान करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपना रोजगार यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी के अंडर वर्क नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मेरा अपना खुद का बिजनेस हो और मैं खुद अपने बिजनेस का मालिक हूँ, चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, छोटे से स्केल से ही बिजनेस क्यों ना हो। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है बट पैसा नहीं होता उनके पास, फाइनेंशियली उनके वो वीक होते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको सरकार ने जो है लोन देने की सुविधा प्राप्त कर दे रखी है, यानी कि बैंक से आप जो है लोन ले लीजिए और अपना जो है व्यवसाय खोल लीजिए, और जो पेमेंट होता है वो किस इंस्टॉलमेंट में आप जो है वो पेमेंट आप दे सकते हैं। तो इसके लिए यानी कि स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सब यानी कि सरकार भी जो है अपना रोजगार खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि देश में जितने अपने बिजनेस होंगे, अपना सब कुछ है, तो देश भी तो उन्नति करेगा, क्योंकि व्यक्ति किसी के अंडर काम नहीं करेगा, अपना रोजगार होगा तो अपनी इच्छा से वो खुद करे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप मार्क कर लीजिए, और ये आपका होती है ऐसे से आते हैं, जितने भी मैं आपको स्टूडेंट्स करवा रही हूँ इसमें से क्वेश्चन आंसर बेटा आते ही रहते हैं। अब है कि इसमें प्राचीन परंपरा में स्वरोजगार का क्या महत्व था। अब देखिए रोजगार तो जो है यानी कि जो रोजगार है वो तो शुरू से ही चले आ रहे हैं। जब हमने बीसी के जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े इंग्लिश थ्योरी में, आपने देखा कि जितने भी कम्युनिटी मतलब हमारा जब डेवलप हो गया, सोसाइटीज़ बन गई, सिटीज़ बन गए, कंट्रीज़ बन गई, तो व्यक्ति ने अपने जीविका के लिए जो है व्यवसाय को अपनाना शुरू किया। तो वो प्रारंभ से यानी कि प्राचीन काल से ही जो है स्वरोजगार की परंपरा चली आ रही है। और इसमें जो है और जो आधुनिक समाज की जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन और जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, तो वो स्वरोजगार के द्वारा ही इसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि अब देखिए आप कि कितने सभी आज तो देखिए क्वालिफाई सभी होते हैं और सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कितने होते हैं कि जो कि जिनको की जॉब मिल जाती है। आज के इस कॉम्पिटिटिव एज में
अच्छे खासे यानी कि जो पढ़े लिखे भी बैठे हैं, जो बीटेक करे हुए हैं, एमटेक करे हुए हैं, काफ़ी मतलब क्वालिफाइड हैं, लेकिन आज जॉब उनके पास भी नहीं है। आज की सिचुएशन ये है कि वो लोग भी घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति यानी कि जो बैठे हैं, तो उनके लिए है कि बैठकर ना अपनी एजुकेशन को वेस्ट किया जाए, कम से कम कोई छोटा मतलब अपना व्यापार यानी कि अपना कोई स्वरोजगार खोल लिया जाए। इससे क्या होगा कि घर में बैठे तो वो बेरोजगार है, और जब अपना रोजगार हम खोल लेंगे तो उससे जो है बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और संसाधनों का यानी कि जो मानव संसाधन है उनका उपयोग करके देश के आर्थिक विकास में स्वरोजगार का अत्यंत महत्व है। बेरोजगार जो युवक है, जो घूमते रहते हैं मतलब, तो वो भी क्या करते हैं, अपने जिनमें एबिलिटी है, जिसमें कोई योग्यता है, तो वो भी जो है स्वरोजगार के माध्यम से अपनी बेरोजगारी को दूर करके देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। इस प्रकार स्वरोजगार युवकों को आत्मनिर्भरता का संचार कराता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप मार्क कर लीजिएगा। थर्ड है आपका, स्वरोजगार के लिए व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए चैप्टर ऐसा है कि इसमें से 100% आपको मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो क्वेश्चन है वो मार्क कर लीजिएगा आपको। अब की क्या योग्यता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, योग्यता किसी भी काम करने के लिए उसकी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए, उसका ज्ञान आवश्यक है। कौन सा बिजनेस आप जो है, देखिए बिजनेस ये नहीं होता, ये जरूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस करें या कंपनी खोलें कोई, नहीं। स्वरोजगार का मतलब तो ये होता है कि एक आप ठेला भी लगा सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, भाई जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है, और उसको क्योंकि लोन लेना तो आसान है लेकिन उसको देना भी तो है, गवर्नमेंट को वापस भी तो करना है। अब जिस व्यक्ति की जितनी एबिलिटी होती है उसी के हिसाब से आप करेंगे। अभी हमारे उसमें ही जो है, देखिए लॉकडाउन के बाद अब जो है ये योजना बनाई है सरकार ने कि जो ये रेडी वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, जो रोड पर खड़े रहते हैं, फ्रूट्स सेल करते हैं, बहुत सारे जो है फ्रूट्स आइटम सेल करते हैं, तो उनके लिए भी आ रहा था कि क्या कहते हैं, वो जो है अपनी जो है रेडियाँ सड़कों पर ना लगाएं, बल्कि उनको 10,000 रुपये सरकार की तरफ से लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपने आप को वहीं स्टैब्लिश कर लें, ठीक है ना। जैसे कि रोड में जो बिजी इतने हो जाते हैं वो सब उसके लिए, तो उसके लिए रोजगार दिया, मतलब 10,000 का लोन दिया जा रहा है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, आप अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी एजुकेशन के हिसाब से उस रोजगार के बारे में जो भी आप करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन एकत्रित करें। यानी कि जो आप रोजगार खोलने जा रहे हैं उसकी मार्केट में कितना प्रोडक्शन, आप कितना प्रोडक्ट बनाएंगे और कितना मार्केट में सेल कर सकते हैं, है ना। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितने कैसे कैसे लोगों को आपको अपना मतलब अपने रोजगार में, हाँ, उनको वह काम देना है, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। और कितने स्केल पर, यानी कि कितना आप लोन ले सकते हैं सरकार से और कितना आप वापस कर सकते हैं, तो ये सब सारी बातें तो पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले देखिए, अगर आप लागत लगा रहे हैं तो आप उसमें से प्रॉफिट भी निकालेंगे कि भाई जिससे कि हमारा काम नहीं चले, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का जो है हमें रोज़गार खोलने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो फिर नुकसान होगा, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वरोजगार प्रारंभ करने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो है आपका ये 19 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, ठीक है। आप इसको मार्क कर लीजिए और आप जितने भी मैंने बताए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन 19 में आ चुका है, और जो क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट ईयर उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, केवल आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिंदी पोर्शन है स्टूडेंट्स, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए हमारे देश में स्वरोजगार किन रूपों में उपलब्ध है, उद्योग, सेवा तथा व्यापार, है ना। ये तीनों चीज़ों के बारे में दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आप इसके 6 क्वेश्चन नंबर 6। तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं, यानी कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। अब देखिए
कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवकों को सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए हैं। इसमें जो है लघु उद्योग, सेवा कार्य, और व्यापार के लिए जो है धनराशि जो है धनराशि फिक्स की गई है, उनको वो धनराशि प्रदान की जाती है, बैंकों के द्वारा वो धनराशि उनको प्रदान की जाती है, और जिससे कि वो लोग लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। और उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती है कि भाई वो इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट वापस कर दें, ठीक है ना। तो हर सरकार ने ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक खोले हैं जिससे कि अपनी तकनीकी, जैसे टेक्निकल एजुकेशन, जो हमारे पॉलिटेक्निक में टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, तो उससे भी हम लोग जो है आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आपकी बुक देखिए उसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं कि जिनको करने के बाद व्यक्ति अपना रोजगार खुद खोल सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 7, स्वरोजगार से संबंध विभाग कौन कौन से हैं, इनमें बेरोजगार को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। अब यानी कि इससे संबंधित कौन कौन से डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। उसमें देखिए संबंधित जैसे भूमि, राज्य औद्योगिक विकास, नगर निगम, यंत्र और संयंत्र संसाधन, राज्य वित्तीय निगम, राष्ट्रीय उद्योग निगम, कच्चे माल राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य उद्योग निदेशालय, व्यापारिक साधन, राज्य औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्य बैंक, और ये राज्य वित्तीय निगम जो कि बेरोजगार युवकों को जो है लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, ताकि वो अपना जो है व्यवसाय खोल सकें। अब ये इसमें सारे आपको जितने भी दे रखी हैं सब आपको लर्न करनी है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों इसके सारे ही जो क्वेश्चन आ जाता है वो सारे जो मैं अनइम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको मार्क नहीं करवाए हैं। अदरवाइज जितने भी स्वरोजगार वाले चैप्टर में से स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन आप मार्क करा रहे हैं उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, आपको उसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन जरूर मिले एग्जाम में। अब किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को बल दिया गया है, यानी कि आत्मविश्वास, यानी कि जो है यही आप जो पीछे मैंने समझाया कि आर्थिक बल किस प्रकार का, यानी कि वित्तीय सहायता देकर, क्योंकि कोई भी आप जानते हैं कोई भी रोजगार खोलने के लिए हमें पैसा तो चाहिए। अगर हमारे पास किसी व्यक्ति के पास एबिलिटी है, एजुकेशन है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उससे तो रोजगार नहीं चलेगा जब तक उसके पास पैसा ना हो। तो सरकार जो ये ऋण देती है, यानी कि जब उसके पास आर्थिक व्यवस्था होगी, उसके पास पैसे होंगे, लागत होगी कि वो लगा सके और रोजगार को स्थापित कर सके, तो आर्थिक वित्तीय सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना किसी व्यक्ति की एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, योग्यता है, ये काम नहीं आती। तो पैसा जो यानी कि जो सरकार ने है कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, जो पीछे भी हम पढ़ रहे हैं, ऊपर हमने भी क्वेश्चंस में पढ़ा है कि बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है जिससे कि वो आर्थिक वित्तीय सहायता देकर जो है बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो ये देखिए आर्थिक वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी कि जिससे कि जो ऊपर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्वरोजगार कार्यक्रम का हमारे राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है। अब देखिए योगदान यह है कि इससे क्या है, जब हम सरकार हमें आर्थिक वित्तीय सहायता देती है और जब हम अपना रोजगार स्थापित करते हैं तो देश के विकास में वो योगदान तो होता ही है, क्योंकि जो स्वरोजगार के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्केट में सेल होगा, अपने ही देश में उसकी खपत होगी और अपने ही देश की इकोनॉमिक व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। अगर हमारे देश की जितने देश में जितने भी यानी कि प्रोडक्ट्स हैं अपने ही देश में बनाए जाएं, अब जैसे जोर दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं पीछे लॉकडाउन के बाद कि हमारे देश के और माननीय मोदी जी भी जो है इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपना ही जो है हम अपने देश अपने ही पे ही सेल्फ डिपेंड बने, और उसके लिए जितना भी हो सकता है, यानी कि अपना जब हमारी कंट्री अपना ही प्रोडक्ट बनाएगी और अपने ही लोगों के काम आएगा, एक्सपोर्ट ना करके इंपोर्ट करें तो क्या होगा, हमारे देश की करेंसी भी जाने से बचेगी बाहर और दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आएगी, तो हमारा देश वैसे भी इकोनॉमिक स्तर पर मजबूत बनेगा।
तो यानी कि मजबूत बनता है जब अपने, और जबकि बाहर से कोई जो चीज़ें को मतलब इंपोर्ट किया जाता है तो बच्चों उसमें इंपोर्ट कराने में देखो कितना खर्च होता है। सरकार जो है किसी चीज़ का प्रोडक्शन अपने कंट्री में कम होता है तो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और उसमें देखिए कितने सारे होते हैं, फिर हमारे देश में वो चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो ये बस सब चीज़ जानते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ पर बल दिया गया है कि अपने ही देश में प्रोडक्शन को बनाकर अपने ही देश में उसको यूज़ किया जाए। तो यानी कि इस बात का जो है, इससे क्या होता है, हमारा देश इकोनॉमिक स्तर पर मजबूत बनेगा। अब देखिए स्वरोजगार के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वही जो ऊपर, यानी कि आप देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे, तो अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रोज़गार तो खोलना चाहते हैं लेकिन उनको एजुकेशन नहीं है, मतलब उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है और उन्होंने कोई टेक्निकल एजुकेशंस भी नहीं ली है। अब जरूरी थोड़ी ना बच्चा कि हर रोज़गार करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा। अब जो आप जब बाहर मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो ठेले लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो फल बेचते हैं या मूंगफलियाँ बेचते हैं, छोटे छोटे चने बेचते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे तो अगर पूछेंगे तो वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये है कि वो अपना जो उन्होंने छोटे स्केल पर जो काम कर रखा है उससे वो अपनी जीविका चला रहे हैं, उनकी घर गृहस्थी चल रही है। क्योंकि उन लोगों की जो क्या लीजिए डिज़ायर्स होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, वो अपनी इनकम के हिसाब से ही अपनी इच्छाओं को रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा हो और टेक्निकल एजुकेशन उसने ले रखी होगी तब वो बिजनेस करेगा। अगर ऐसे व्यक्ति, देखो सरकार ने मतलब लोन तो देने की सुविधा प्राप्त दे ही रखी है, लेकिन सरकार ने जगह जगह पर ऐसे इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं कि जो व्यक्ति तकनीकी शिक्षा को के आधार पर कोई रोज़गार करना चाहती हैं तो वो वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो व्यक्ति वहाँ पर जाएं और अपने रोज़गार से संबंधित जानकारी के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब उससे क्या हो, जब वहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी कि आप अपना ये रोज़गार चाहते हैं चलाना, तो इससे क्या होगा, वो रोज़गार को फिर उन्हें डेवलप करने में, इस्टेब्लिश करने में बहुत सहायता मिल जाएगी। तो सरकार ने इस बात के लिए भी जगह जगह ऐसे केंद्र बना रखे हैं जहाँ पर बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया जाता है और लोन देकर उनको स्वावलंबी बनाया जाता है। अब स्वरोजगार से देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे क्या है कि मानव संसाधनों का जो का पूर्ण प्रयोग करके व्यक्ति जब अपने सेल्फ डिपेंड हो जाता है, तो सेल्फ डिपेंड होने का मतलब है कि अपने देश की उन्नति में सहायक होना। जो पीछे हमने आपको बताया वही चीज़ इसमें है ना, कि अपने आप अगर व्यक्ति स्ट्रांग होगा, अपने पैरों पे खड़ा है, चाहे वो अपने देश में कहीं नौकरी भी कर रहा है ना, लेकिन वो है कि जब स्वरोजगार जिसका अपना होता है तो यानी कि व्यक्ति, जैसे मैंने आपको पीछे भी सारे क्वेश्चंस में इस बात का जिक्र हो चुका है, तो आप उसको राइट कर देंगे कि कैसे वो कर सकता है। 11 में मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, युवाओं को स्वरोजगार अपनाने से पूर्व आत्मविश्लेषण करना क्यों आवश्यक है? यानी कि देखिए, अब जो व्यक्ति स्वरोजगार खोलने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, अपना आत्मविश्लेषण यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, किसी भी काम को करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति पहले उसको लोन भी मिल जाएगा, उसे मालूम है कि उसके पास एजुकेशन भी है, उसने नॉलेज भी ले रखी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्लेषण कर लेता है कि हाँ भाई, ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ये 100%, यानी कि 100% भी नहीं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आते हैं। कोई रोजगार है कि एकदम से चलता है, कोई नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। कोई भी काम करने के बाद उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए और मतलब उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो काम करने जा रहा है वो सफल होगा। और इसके लिए हर चीज़ उसको देखनी चाहिए, चारों तरफ का वातावरण देखना चाहिए कि भाई जो वो प्रोडक्ट बनाएगा कितनी उसकी खपत हो सकती है, कितने वर्कर्स को उसको चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आत्मविश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो तैयार है इन सब। अब उसे मालूम है कि मुझे एजुकेशन भी मिल जाएगी, लोन भी मिल जाएगा, मैं अपना काम भी कर सकता हूँ, तो क्या वो उसके लिए तैयार है या नहीं। तो ये सब बातें आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है व्यक्ति जो है जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो काम को बहुत मेहनत और लगन से करेगा।
तो इसलिए आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और इससे क्या है कि अपना इससे जो है उसका कार्य क्षेत्र का चयन करना चाहिए कि कौन सा कार्य उसको करना चाहिए, ठीक है ना। अपनी एबिलिटी, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उसे ये भी देखना है कि वो कौन सा स्वरोजगार स्थापित करे, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो था फर्स्ट चैप्टर था, और इसमें जो आगे दे रखे वो क्वेश्चंस नहीं करना है हमें। हिंदी के भी जो है आपके हिंदी में नीचे जो ग्रामर दे रखी है, आप चैप्टर के नीचे देखेंगे ये सारे सही गलत वगैरह, आपको कुछ ग्रामर नहीं करनी क्योंकि कुछ नहीं आएगी, केवल आपके हिंदी पोर्शन में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, और वो भी केवल 2 क्वेश्चन आएंगे पूरे चैप्टर्स में से। 11 चैप्टर है आपके, और जिसमें से की चॉइस होगी, और बाकी जितने नीचे की ग्रामर है आपको कुछ नहीं करनी है। मैंने आपको केवल एक ही क्वेश्चन हटाया, वो मार्क कटवाया जो कि 19 में आ चुका है, बाकी मैंने कहा पढ़ लीजिए, और जो मैंने आपको ये लास्ट वाला छोड़ दिया है। स्वरोजगार के जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% इसमें से एक आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चॉइस मिल जाएगी। 5 नंबर के हिसाब से आप क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स राइट करेंगे, तो ऐसे नहीं लिखना है। ये मत सोचिए कि हिंदी का अगर आप लिखने जा रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन तो उसको ऐसे की तरह राइट कर दें, 1.5 पेज कर दें, 2 पेजेस कर दें, नो, ऐसे नहीं लिखना है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जो क्वेश्चन के आंसर ये 5 नंबर के हिसाब से हैं। आप इतना है कि आपकी जो आंसर शीट होगी एग्जाम में, आप उसको क्या कर सकते हैं, आधा फिल कर सकते हैं, आधे से 3/4 में चले जाइए, या ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पेज लिख दीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि मालूम है कि इसका आंसर कितना है। क्योंकि स्टोरीज ही लिख देते हैं स्टूडेंट्स, और 2, 3, 5 नंबर के हिसाब से वो 2, 3 पेज भर देते हैं, वो गलत है। आपको स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में केवल इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है आंसर की वो इतनी ही है। 5 नंबर का एग्जामिनर को भी मालूम है कि हिंदी पोर्शन में से केवल 10 मार्क्स का जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, तो 5 नंबर के हिसाब से उसको वो मालूम है दे देंगे। 5 नंबर का लेटर आएगा और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो आप ये नहीं है कि 2-3 पेज भर दें, नहीं, ऐसे नहीं राइट करना है। आपको क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन वे में ही देना है। तो मैंने आप बता दें कि हद से हद पूरा पेज लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसका 3/4 मतलब चौथाई पेज भर दीजिएगा, एक थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, नहीं तो लेकिन आप ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे की तरह 2-3 पेज नहीं भरने हैं। ये मत सोचे कि हिंदी कम्युनिकेशन, अब हिंदी कम्युनिकेशन 10 नंबर का आता है, चाहे तो आप सबसे लास्ट में लिखिए और सबसे चाहे तो आप शुरू में लिखिए, बीच में कहीं नहीं लिखेंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये बात भी मैं आपको समझा दूं कि ये नहीं है कि हिंदी पोर्शन में से आपने एक क्वेश्चन तो एक जगह लिख दिया और दूसरा लेटर कहीं लिख दिया, नहीं। जब आप लिखेंगे, क्योंकि हिंदी पोर्शन सबसे लास्ट में आता है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है 19 का। अब देखिए हिंदी पोर्शन सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ 5-5 नंबर के 2 दे रखे हैं, और ये रहा हिंदी पोर्शन आपका स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो हिंदी पोर्शन चाहे तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा या सबसे लास्ट में लिखिएगा। सेंटर में कहीं नहीं लिखेंगे कि एक क्वेश्चन पहले कर दिया और एक क्वेश्चन आपने बाद में कर दिया, नहीं। और आपका एक क्वेश्चन आप सबसे बाद में कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन फिर दोनों आराम से हो जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में भी करते तो दोनों कर लीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन अच्छी तरह आता है, अगर दूसरा क्वेश्चन आप चाहते हैं कि हम उसको बाद में करें, तो एक पेज छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक पेपर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से इंग्लिश कम्युनिकेशन आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और वो भी कैसे करना है एग्जाम में काम, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल यानी कि लैब में हम बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स काम करेंगे और ध्यान देंगे कि हमें काम कैसे करना है। आप देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका। देखिए ये चैप्टर नंबर 2, भारतीय वैज्ञानिकों एवं तकनीकियों का भारत के विकास में योगदान। चैप्टर आपका 7, कि भारत वैज्ञानिकों का विकास में योगदान। अब देखिए, अब इसमें हमने पहले स्वरोजगार चैप्टर के बारे में पढ़ा था। अब इसमें जो है हम उन अपने देश के महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में अपना योगदान दिया है टेक्निकल एजुकेशन के मामले में, कि जिससे हमारे कंट्री ने डेवलप हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस तरह से अपना भारत के विकास में योगदान दिया है, कुछ ऐसे गिने चुने वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1,
आधुनिक भारत के वैज्ञानिक विकास में जगदीश चंद्र बसु का क्या योगदान है? यानी कि क्या योगदान है? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, हमने इनका पहले भी नाम पढ़ चुका है। और इन्होंने किस बात की खोज की थी स्टूडेंट्स? आपने शायद पीछे भी पढ़ा होगा। अगर ऑफलाइन होती तो मैं आपसे पूछती, लेकिन अब ऐसा सीजन है क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मैं ही बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा कि जेसी बोस ने इस बात की खोज की थी कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी जीवन होता है, ये भी सुख दुख महसूस करते हैं। जिस तरह से मनुष्य करते हैं उसी तरह से पेड़ पौधे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि पेड़ पौधे अगर आपने घर में लगा रखे हैं, यदि आपके घर में कोई दुख का वातावरण होता है तो कहते हैं उस घर के पेड़ पौधे भी मुरझाने लगते हैं। अगर अच्छा माहौल है तो पेड़ पौधे भी खिले रहते हैं, ऐसा मतलब मानना है। लेकिन जेसी बसु ने इस बात की खोज की थी कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु का जन्म नवंबर 1858 में हुआ था। और इन्होंने फिर जो अपनी एजुकेशन ली, इसके बाद में इन्होंने देखिए 1894 में विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवीकरण की महत्वपूर्ण खोज का कार्य किया था। इसी के आधार पर मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया था, जो इन्होंने किया था। रेडियो तरंगों की खोज पशु एवं पादप शरीर विज्ञान पर इन्होंने गहन अध्ययन और अनुसंधान किए। सन 1902 में कैस्कोग्राफ नामक एक अति संवेदनशील यंत्र का आविष्कार भी किया था। ये जो यानी कि कैस्कोग्राफ यंत्र, जो कैस्कोग्राफ यंत्र ये इसी बात के लिए उन्होंने खोज किया था कि जो बताता है कि वो पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। कैस्कोग्राफी यंत्र का जो उन्होंने आविष्कार किया था उसकी मदद से यही पता चला। अब देखिए सेकंड है आपका कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सत्येंद्र बोस, शांति स्वरूप भटनागर, आत्माराम हरगोविंद खुराना, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब सीवी रमन के बारे में तो आपने इंग्लिश में हमारे 3rd चैप्टर पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। इसमें से देखिए सबके बारे में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, केवल आ जाएगा तो किसी 2 वैज्ञानिकों पे। ये मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि रेयरली आता है, 3-4 साल में एक बार आ गया तो मतलब, लेकिन आपको करना है। जैसे सीवी रमन जी के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, कब उनकी बर्थ हुआ, कहाँ पर हुआ, ये हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन में 3rd चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और जो वैज्ञानिकों के बारे में, तो इसमें से हो सकते हैं कि नाम दे दें कि 2 पर लिखिए या 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 से या 3 से ज़्यादा नहीं देंगे, अगर देंगे तो ठीक है ना। अगर आया क्वेश्चन तो उसमें भी आपको चॉइस देंगे। तो जितने वैज्ञानिकों के बारे में इसमें बताया गया स्टूडेंट्स, आप उन सब वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। और सीवी रमन जी के बारे में तो आप अच्छी तरह से लिखते हैं, लेकिन वही है, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि 5 मार्क्स के हिसाब से, यानी कि आपका अगर लिखेंगे 2 के बारे में आए या 3 के बारे में लिखने के लिए आए, तो क्वेश्चन का आंसर जो है आपका, योर आंसर शुड बी ओनली इन 1 पेजेस में। आपका 1 पेजेस में आंसर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से लिखिए कि 1 पेज में आपका आंसर आ जाए, 1 साइड नॉट बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड नहीं लिखना है क्योंकि फिर वो ऐसे बन जाए। तो इसमें से सत्येंद्र नाथ बोस जी ने, और ये जिन्होंने क्या क्या जो करा था, आप इसके बारे में थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला ना कि रियलिटी आता है, इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए। नगर एवं जल प्रदाय योजना में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर अयोध्यानाथ भोसले का क्या योगदान है? ये क्वेश्चन भी आ जाता। अब इनके बारे में ही लिखना था केवल हमें 2 इनके बारे में लिखना था यहाँ पे कि 15 सितंबर 1861 में जन्मे डॉक्टर मोक्षगुंडम सर्वप्रथम सहायक अभियंता बने। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने जल प्रदाय की समस्या को दूर करने के लिए सखर बांध का निर्माण किया। मूसी नदी की बाढ़ में हैदराबाद को बचाने के लिए योजना बनाई और कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करके जल शक्ति द्वारा विद्युत निर्माण का मार्ग खोल दिया। यानी कि इन्होंने डैम बनाया जिससे कि बाढ़ ना सके और नगर को कोई नुकसान ना हो। और डॉक्टर भोसले ने जल संसाधनों के संरक्षण की तरह अपना ध्यान केंद्रित किया और स्वतंत्रता पूर्व बने बांधों के कारण भी हमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता था। यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता से पहले जो बांध बने थे, डैम बने थे, तो कई बार वो जो है डैमेज हो जाती है, उसमें कोई खराबी आ जाती है जिसके कारण बाढ़ की सिचुएशन आ जाती थी।
तो इन लोगों ने जो है फिर इनको जो बांध थे इनकी रूपरेखा मतलब इनका निर्माण करने का कार्य किया, जिससे कि बांध मजबूत हो गए, तो जिससे पानी को भी बचाया जा सका और नगर को भी बचाया जा सका। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, इस क्षेत्र में भारतीय उपलब्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कृषि प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत, आपको मालूम है कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। भारत में खेती 80% जो है किसान है और खेती पर निर्भर है। तो उसमें यानी कि भारत में और इसमें उन्नतशील बीज यानी कि खाद द्वारा, यानी कि जो है हम इसमें नई नई तकनीकी, अब जैसे बीज होते हैं, अब बीज ऐसे मिलते हैं कि जिनको कि वो है मतलब उन्नत बीज मिलते हैं, उन्नत खाद मिलती है, बीज सेंटर होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से यानी कि अगर खेती करते हैं तो अच्छी फसल उगती है और जिससे कि हमें मुनाफा भी अच्छा होता है, मतलब उनको लाभ भी अच्छा मिल सकता है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और इसमें रिसर्च करे जाते हैं, रिसर्च की जाती है इसमें कि और बीज को कैसे उन्नत बनाया जाए, कैसे खाद को और ज़्यादा डेवलप किया जाए ताकि कम समय में बहुत अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। तो ये जो रिसर्च सेंटर जो होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, यानी कि किसी जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अलग होंगे और किसी के अलग होंगे, तो इन सब में जो है ये अपने अपने रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं और देश के विकास में, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर लिएगा और अभी तक जो मैंने बताया जरा उसको स्टडी करिए, जस्ट हाँ जी स्टूडेंट, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए आई होप कि आपने उनको स्टडी भी किया होगा और उनको मार्क भी किया होगा स्टूडेंट्स। तो आप देखिए उनको कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन 4 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी भी मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 छोड़ दीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आप छोड़ दीजिएगा। 7 है विकासशील देशों को वैज्ञानिक तकनीका का विकास करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर लीजिएगा कि मतलब इसलिए आवश्यक है क्योंकि विकसित देश विकासशील देशों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति का संसाधन समझते हैं। यानी कि जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री, यानी कि डेवलपिंग कंट्री की जो कि विकास कर रही है और डेवलप कंट्री जो कि हो चुकी है ऑलरेडी, जैसे रूस अमेरिका, ये ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, पूर्णतः विकास कर चुकी है, और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि विकास कर रहे हैं। तो यानी कि जो है कि जो ऐसे देश होते हैं जो डेवलप हो चुके हैं, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज से जो उनके जो रिसोर्सेज हैं, है ना, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं
और विकासशील देशों को अपनी आर्थिक व्यवस्था के कारण वैज्ञानिक तकनीकी आयात करनी पड़ती है। अब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ऐसा देश है जिसमें कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर 10 व्यक्ति में से आपको 2 या 3 व्यक्ति टैलेंट मिल जाएगा किसी भी फील्ड में। आज आप देखिए, और क्या होता है कि इसमें कुछ लोग तो बच्चों ऐसे होते हैं, हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने ही देश में पैदा होते हैं, अपने ही देश से एजुकेशन लेते हैं, अपने ही देश से वो नॉलेज एक्सपीरियंस सब कुछ लेते हैं, लेकिन फिर अर्निंग के लिए वो विदेश में चले जाते हैं। यानी कि जो ज्ञान का लाभ उनको अपने देश को देना चाहिए वो विदेशों को देते हैं। तो क्या होता है कि तकनीकी जो हमारी शिक्षा है उसका लाभ दूसरा देश उठा रहा है और अपना देश उस चीज़ से वंचित है। अब क्या है कि विकास तो वो तो ऑलरेडी विकसित हो चुका है, तो यानी कि और जल्दी से प्रोग्रेस करेगा, और अपना देश जो कि विकास कर रहा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यानी कि किसी दबाव में आकर कोई कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री के उसमें थोड़ा सा प्रेशर में आकर, जो कि आप अपने देश के वैज्ञानिक, अब कहाँ आप विदेश में भी देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिका में भी देखेंगे कितने भी जो स्पेस और नासो है या जो भी कुछ है रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर मोस्टली इंडियन साइंटिस्ट हैं और जो कि वहाँ पर काम करते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि सिर्फ इसलिए जाते हैं कि विदेशों में पैसा उनको बहुत मिलता है, भारत में इतनी सैलरी नहीं होती जितनी कि विदेशों में होती है। पैसों के लालच में वो लोग वहाँ जाते हैं कि जिससे ज़्यादा कमाया जाए, लेकिन अपने देश में रहना, अपने देश को ही अब उसका फ़ायदा पहुँचाना। देखिए हर एक की बात ये है कि देखो अब इसमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत को क्या है कि उनको किसी प्रेशर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो भारत नहीं है जो पहले था। ये तो आप भी आज जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अब ये पहले वाला भारत नहीं रहा है। अब तो यहाँ पर हर चीज़ का जवाब दिया जाता है और अपने देश में एक से एक बढ़कर टैलेंट प्रेजेंट है जिसका जो अपने देश की सेवा करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए योगदान है कि विकास हमें डेवलप करना चाहिए, हमें टेक्निकल एजुकेशंस, आपने जो पीछे भी चैप्टर आपको मैंने इंग्लिश में पढ़वाया था डेवलपमेंट में टेक्निकल एजुकेशंस किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है, विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है। मैंने आपको उसमें ही बताया था कि जो देश तकनीकी व्यवसाय उसमें शिक्षा में जितना डेवलप और स्ट्रॉन्ग होगा वो कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो इसीलिए अपनी देश की तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसको अपने देश में विकास के लिए योगदान किया जाए। अच्छा, उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी विकास में मुख्यतः किन वैज्ञानिकों का योगदान है वो पीछे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत का ये आ चुका है। बीरबल साहनी कौन थे, ये जो है क्वेश्चन कभी आता है। और देखिए फिर उसके बाद है भाषा वो दे रखा है आपका, बस। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इसमें से स्टूडेंट आप कौन सा क्वेश्चन मार्क करेंगे, फर्स्ट सेकंड मैंने कहा आप कर लीजिएगा दोनों के बारे में, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये आपके जो हैं, और एक आपका 7, बस इतने ही आप क्वेश्चंस इसको करेंगे। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस राइट नहीं करने हैं, केवल मार्क कर लीजिएगा, आपको नोटबुक में राइट नहीं करने हैं। राइट तो मैं जो क्वेश्चन आपको मैंने इंग्लिश में भी आपको 4 चैप्टर्स करा चुकी हूँ, तो उसमें भी मैंने स्टूडेंट्स ये कहा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 100% आप जो प्रीवियस वीडियो हैं आप देखेंगे कि मैंने उसको बोला है कि 101% ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लर्न करिए और उसके बाद रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा सो दैट आपको वो लर्न हो जाए, क्लियर, सो दैट वो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपका जो है फिर आप ये कर लीजिएगा जो क्वेश्चन अभी हिंदी पोर्शन में, हिंदी कम्युनिकेशन में जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं मार्क करा रही हूँ आपको समझा रही हूँ, आप उनको बुक में ही रहने दीजिएगा, उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी पोर्शन में आसान क्वेश्चन है, मतलब आसान लैंग्वेज में है और क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बस केवल मार्क कर लीजिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से 100% आपका क्वेश्चन एक ना एक जरूर मिले, ठीक है ना। तो ये भी उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको मार्क कराए हैं आप इनको कर लीजिएगा। अब जितने भी आप हैं आपको इनको कर लीजिएगा।
में लेते हैं चैप्टर नंबर 3 ग्राम्य विकास। छोटा सा ही चैप्टर है आपका। ग्राम्य विकास। ये देखिए, अब इसमें से भी ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब इसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राम भारत की आत्मा है। इससे क्या तात्पर्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 80% जो है जनसंख्या गाँव पे और कृषि पर निर्भर है और इसी पर भारत की संपूर्ण आर्थिक ढांचा निर्भर करता है। और इसी कारण ग्राम को भारत की आत्मा भी कहा गया है। ये तो जानते ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को भारत की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि देश के विकास में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए गांव अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखिए कि आत्मा है, क्योंकि किसी भी देश में, हमारे देश में 80% खेती होती है। यानी कि हमें अपने देश को की जनता का पेट भरने के लिए बाहर से अनाज मंगाया नहीं जाता बल्कि भेजा जाता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है और इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो इनको जो है आप जो है इस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे यानी कि भारत में मतलब कि हर चीज़ जो है गाँव में ज़्यादातर हर तरह की खेती होती है और जिससे कि हमारे देश को डेवलपमेंट। अब सेकेंड है कि ब्रिटिश शासन में गाँव की स्थिति कैसी थी। सेकेंड क्वेश्चन, ये तो स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हमारी क्या स्थिति कभी अच्छी रही है? नहीं। ये तो आप जानते ही हैं कि जब तक अंग्रेजों ने हम पे लगभग 200 साल शासन किया और 200 साल में उन्होंने हमारे देश को खूब अच्छी तरह से लूटा और हमारे देश की जो जितने भी क्या कहते हैं संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, अपने अपने देशों में ले जाकर खूब उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब ब्रिटिश काल में गाँव की स्थिति कैसी थी बच्चों, कैसी होंगी तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। हमने मूवीज़ में भी देखा है क्या था, यानी कि आप लोगों ने इस चीज़ पर कितनी सारी मूवीज़ बनी है कि यानी कि वो लोग क्या करते थे मतलब जो है किसानों को ना इतना शोषण करते थे, उनको एक्सप्लॉयटेशंस करते थे कि किसानों की ज़मीन को गिरवी रख लेते थे, क्योंकि ज़मीन जो किसान थे वो खेती करते थे, मतलब सारी मेहनत उनकी होती थी और कम दामों पर उनकी फसलों को खरीद लेते थे और अपने देशों में ले जाकर उनको ऊंचे दामों पर बेचते थे। और वो जो किसान जो कि वो अन्न उगाता था वो खुद भूखा रहता था, उनको पूरा पोषण, उनको पूरा पैसा दिया ही नहीं जाता था, है ना, उनको पूरा पैसा दिया ही नहीं जाता था, उनका शोषण करते थे। और जो है इससे क्या हो गया कि जिसके कारण जो गांव की अब वो गांव के लिए सस्ते मानव संसाधनों का यूज़ करते थे, मतलब पैसा कम देते थे, लेबर वर्क मैन पावर का यूज़ बहुत कम पैसों पे देते थे, नहीं दिया नहीं तो उनको टॉर्चर किया जाता था। अब इससे क्या हो गया, जो स्थिति थी हमारी छिन्न भिन्न हो गई और मतलब जो है हर जो देश की जनता थी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ती चली गई। और इसमें आज भी कहते हैं कि भारत के 50% गाँव में यही स्थिति है। तो इसमें यानी कि जो है अंग्रेजों के समय में भारतीय किसानों का बहुत शोषण होता था और उनको जो है बहुत कम पैसे देकर उनकी फसल को खरीद कर फिर ऊंचे दामों पर अपने देश में बेच दिया जाता था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम्य विकास के प्रमुख लक्षण कौन से हैं। अब देखिए अंग्रेजों के बाद यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, विद्युत, सड़कें, आवास आदि कई योजनाएं चले जा रही हैं और जो गांव में बेरोजगारी की समस्या को एवं गरीबी को निपटाने के लिए भी ये योजनाएं आवश्यक हैं। इससे जो है गांव का व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना विकास कर सकता है। इसलिए हमें ग्राम्य विकास द्वारा देश विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल हो सकते हैं। यानी कि जो है आज आप देखिए गांव में स्थिति की फसल का देखिए चल रहा है कि फसल का पूरा पैसा यानी कि जो लागत है, उचित लागत है, वो किसानों को दी जाती है। तो आप जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांव में बेरोजगारी समस्या समाप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है। ये तो हमने देखो स्वरोजगार में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि स्वरोजगार में भी पढ़ा था कि क्या किया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए लोन दिए जा रहे हैं, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पर उनको तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। और इससे क्या है स्टूडेंट जब इससे बहुत अधिक मात्रा हद तक जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। लोन दिए जा रहे हैं, शिक्षा प्रदान की जा रही है, लघु उद्योगों द्वारा जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए और खेती में जो पारंपरिक हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिनसे खेती होती है या जिनसे और उद्योग धंधे चलते हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि जो भारत की जो कलाएँ हैं वो विलुप्त ना हो सके। ऐसे रोजगार होते हैं बच्चों क्योंकि जो देखते हैं प्राचीन समय में तो ऐसे को प्रोत्साहित किया जाता है कि जो भी हमारी भारत की प्राचीन कला है ताकि वो खत्म ना हो। तो तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, उनको लोन दिया जाता है, ये सब। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।